लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे किस पे, रिवर्स लुकअप जोन पे। अगर आप डीएनएस में आ जाएं तो ये जो जोन हमने देखे ये तो तमाम जोन्स फॉरवर्ड लुकअप जोन्स थे। फॉरवर्ड लुकअप जोन्स क्यों थे? क्योंकि नेम की बेस पे आईपी डिस्कवर हो रहा था। तो जब भी नेम की बेस पे आईपी डिस्कवर हो रहा हो तो ये फॉरवर्ड क्यूरी होती है। रिवर्स होगी इसका उलट कि आईपी की बेस पे नेम डिस्कवर किया जाएगा। ठीक है, अब वो आप कहाँ बनाते हैं? वो आप इधर बनाते हैं और हम अभी बना के भी उसे देखते हैं कि वो किस तरह बनता है। लेकिन पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई व्हाट इज़ द केस इन विच यू नीड टू आइडेंटिफाई नेम रादर देन आईपी एड्रेस। क्योंकि अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वाई बॉदर फॉर नेम। अगर आपको एक पर्टिकुलर रिसोर्स का आईपी एड्रेस पता है तो उस आईपी एड्रेस की बेस पे, आईपी की बेस पे ही कम्युनिकेशन होती है ना। ये इसी तरह है कि आपके पास एक फ़ोन नंबर है लेकिन आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं नेम। अगर आप नेम नंबर के पता होने पे कॉल कर सकते हैं लेकिन आप नेम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो इसका ताल्लुक कॉल एस्टेब्लिशमेंट से नहीं होगा, इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैलिशियस एक्टिविटी नहीं है। बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना किसी रिसोर्स की, वो नेम की बेस पे की जा सकती है, आईपी के बेस पे नहीं की जा सकती। देखें, अगर आप दो केसेस हैं जिनमें रिवर्स लुकअप जोन की ज़रूरत होती है। एक तो केस है एनएस लुकअप। एनएस लुकअप ऑपरेट किस तरह करती है मैं आपको भी बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एनएस लुकअप ऑपरेट कर ही नहीं सकती जब तक रिवर्स लुकअप जोन ना बना हो। एरर आता जाएगा एक साथ साथ ना। ऑपरेट तो पार्शियली कर लेगी वो, लेकिन एक एरर मैसेज हर दफ़ा आएगा। मेरे केस में देखें एनएस लुकअप मैं लिखता हूँ तो ये काम कर रहा है। ये देखें मैं यहाँ एनएस लुकअप करता हूँ तो कोई एरर आता है या ये वर्क कर रहा है? ये वर्क कर रहा है ना। अब आप एक काम करें, रिवर्स लुकअप जोन जो बना है उसे डिलीट कर दें। ये रिवर्स लुकअप जोन बना हुआ है ना इस नेट आईडी का, इसको डिलीट कर दें और अब ज़रा दोबारा यही क्यूरी दें जो आपने अभी दी थी। उल्टा लिखा हुआ 9216। हाँ, ये मैं बताता हूँ उल्टा क्यों लिखा हुआ है। ये पॉइंटर भी बॉटम पे सर उल्टा मैं बिल्कुल जी, पीटीआर इसी के अंदर होते हैं। अब दोबारा क्यूरी करें और देखें कोई प्रॉब्लम आया। अननोन आ गया, डिफ़ॉल्ट सर्वर टाइम आउट कर दिया और डिफ़ॉल्ट सर्वर अननोन आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो बेसिकली एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि रिवर्स जोन का ताल्लुक किससे है? एनएस लुकअप। एनएस लुकअप रिक्वायर कर रही है। अच्छा, सेकंड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर नेम क्यों आइडेंटिफाई किया जाए। अगर आप अपने एनवायरनमेंट में कोई सिक्योरिटी डिवाइस लगाते हैं जो इंटरनेट साइट्स को ब्लॉक कर रही है, सर्टेन वेबसाइट्स हैं जो आपने ब्लॉक किए हैं, जिस तरह यूट्यूब आप ब्लॉक कर देते हैं, फेसबुक ब्लॉक कर देते हैं, तो अब वो जो ब्लॉकेज आपने की है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेम है। इट डजंट मैटर कौन सा आईपी, आपने कहा ये वेबसाइट ब्लॉक होनी चाहिए। अगर ये वेबसाइट, इतनी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं वो एक आईपी पे नहीं चल रही होती हैं। आपको याद होगा मैंने हॉटमेल जब आपको दिखाया था तो हॉटमेल के केस में बहुत सारे आईपी एड्रेसेस रिटर्न हुए थे, ऐसा ही था ना। तो अब अगर हॉटमेल फेसबुक जो है वो 15 सर्वर्स पे चल रही है या यूट्यूब जो है वो 10 सर्वर्स पे चल रही है तो उन 10 के 10 सर्वर्स को ब्लॉक कर दें, ठीक है। लेकिन आपने जो फायरवॉल लगाया है उस पर जस्ट नेम दे दिया है। क्या नेम दे दिया है? यूट्यूब का या जो भी वेबसाइट ब्लॉक करनी है उसका नेम दे दिया है। तो अब होता क्या है, उस फायरवॉल पे आप एक काम और करते हैं और वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी वेबसाइट का आप आईपी एड्रेस अपने ब्राउज़र में लिख दें तब भी वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। करके देख लीजिएगा, ठीक है। एनएस लुकअप से आप किसी वेबसाइट का आईपी डिस्कवर करें और वो आईपी आप उठा के ब्राउज़र में लिख दें, स्ट्रेट अवे 162.159.32.56 एंटर करें, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वही वेबसाइट, ठीक है। तो आप अगर खाली नेम की बेस पे ब्लॉकेज कर देते हैं और यूज़र उस नेम की जगह क्या लिख देता है? आईपी एड्रेस, तो वेबसाइट तो खुल जाएगी। तो आप अपनी उस रिस्ट्रिक्शन को इफेक्टिव करने के लिए एक काम और करते हैं और वो काम क्या करते हैं, उस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि अगर कोई डायरेक्ट आईपी एड्रेस दे तो उसकी रिक्वेस्ट किस पे भेजो? डीएनएस पे, और पूछो कि इस आईपी के अगेंस्ट नाम कौन सा है। समझ में आई बात? तो जब फायरवॉल पे रिक्वेस्ट आएगी उस कंटेंट की आईपी की बेस पे तो फायरवॉल पहले क्यूरी करेगा किससे? डीएनएस को कि मुझे बताओ इसके अगेंस्ट नेम क्या है। जब वो नेम रिटर्न करेगा तो चेक करेगा उसकी ब्लॉक लिस्ट में तो वो नेम नहीं है, अगर है तो वो वेबसाइट ओपन नहीं है। बात समझ में आती है? तो बेसिकली दो यूजेज मैंने आपको बताया रिवर्स लुकअप जोन के, एक एनएस लुकअप और दूसरा सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि क्या रिवर्स लुकअप जोन का जो मेथोडोलॉजी है वो उसी तरह है जिस तरह फॉरवर्ड लुकअप जोन की थी, या कुछ डिफरेंसेस हैं।
देखें, सबसे पहली चीज, अगर मैं एक नेम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं नेम लिखता हूँ डॉट, ये मैंने नेम लिखा www.youtube.com, हमने ये पढ़ा था, इस कॉम के बाद भी एक डॉट है, ठीक है ना, यही पढ़ा था ना। तो वो डॉट आप नहीं लिखते, लेकिन वो डॉट एग्जिस्ट करता है, यानी डॉट है, उस डॉट के नीचे क्या है, कॉम भी है, edu भी है, org भी है, और भी बहुत सारे। इसी तरह कॉम के अंदर यूट्यूब है, हॉटमेल है, और भी बहुत सारे, ऐसे ही है ना। और इस यूट्यूब के अंदर कह रहे हैं www, हो सकता है FTP भी हो सकता है मेल भी हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि सारे ट्री में मोस्ट जनरल पोर्शन क्या है, तो आपका आंसर होगा रूट। ये जो है फर्स्ट लेवल डोमेन या सॉरी टॉप लेवल डोमेन, ये लेस जनरल देन रूट से कम जनरल है। कॉम इससे ज़्यादा जनरल है, इससे कम जनरल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो FQDN होता है, ये FQDN है ना, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, मैंने लिखा था, ये राइट टू लेफ्ट, देखिए ना, ये राइट मोस्ट पोर्शन है, मेरा राइट हैंड है, आपका राइट हैंड है, ये राइट मोस्ट पोर्शन है, और ये लेफ्ट मोस्ट पोर्शन, ये राइट टू लेफ्ट, जनरल टू स्पेसिफिक है, ऐसे ही है। और सर्चिंग हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होती है। आप जब मेरे घर आते हैं तो पहले आप आते हैं नशीमन इकबाल, बाद में आप आते हैं 759, तो सर्चिंग हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होती है। बहुत बड़ा एक स्कोप होता है जिसको आप छोटा करते हैं। पाकिस्तान बड़ा था, लाहौर छोटा था, लाहौर बड़ा था, उसके बाद नशीमन इकबाल छोटा था, नशीमन इकबाल बड़ा था, और 759 छोटा था, ऐसे ही था ना। तो जनरल से स्पेसिफिक सर्चिंग पे आप आते हैं, बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट IP एड्रेस, क्या ये भी राइट टू लेफ्ट, जनरल टू स्पेसिफिक है? राइट टू लेफ्ट, जिस तरह क्या जो FQDN वाली मेथोडोलॉजी थी, वो इसमें यस इज इट होल्ड्स ट्रू Yes. इन केस ऑफ IP एड्रेस? Yes. आई डोंट थिंक। क्या 9 जनरल है? मैं 9 स्पेसिफिक बोलता 9 स्पेसिफिक है, जनरल क्या है? जनरल टू नेटवर्क, यानी व्हेन इट कम्स टू IP एड्रेस, व्हाट विल हैपन कि ये राइट टू लेफ्ट स्पेसिफिक टू जनरल है, उल्टा हो गया एग्जैक्टली। देखिए ना, ये नेट आईडी है तो ये जनरल हुई। जिस तरह हमारे केस में ये जनरल था, अब क्या हो रहा है, ये जनरल है, यानी इसमें राइट टू लेफ्ट स्पेसिफिक टू जनरल हो गया। तो जब आपने IP की बेस पे नेम को सर्च करना हो, देखिए DNS तो पढ़ना शुरू करता है यहाँ से, हमने यही सीखा है, यही सीखा ना। पहले कहाँ जाता है, फिर कौन पे जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ। तो DNS पढ़ता है राइट टू लेफ्ट। अब DNS अगर इसे राइट टू लेफ्ट पढ़े तो काम गलत हो जाएगा, क्योंकि DNS को पहले 200 में जाना चाहिए और बाद में 9 पे जाना चाहिए। पहले उस नेटवर्क में जाए और फिर उस IP पे जाए। अगर DNS पहले चला जाता है 9 पे तो गलत हो गया। तो अब दो ही तरीके हैं, या तो DNS इतना इंटेलिजेंट हो कि जब उल्टी क्यूरी आए, रिवर्स इनवर्स क्यूरी कहते हैं इसे, ऐसी क्यूरी चाहे वो रिकर्सिव हो चाहे वो इटरेटिव हो, अगर उस क्यूरी में IP बेस के नेम मांगा गया है तो उस क्यूरी को हम क्या कहेंगे, इनवर्स। वो इनवर्स रिकर्सिव और इनवर्स इटरेटिव। तो इनवर्स, या तो DNS इतना इंटेलिजेंट हो कि जब इनवर्स क्यूरी की जाए तो उसे वो लेफ्ट टू राइट पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। DNS कहता है मैंने हर क्यूरी को राइट टू लेफ्ट पढ़ना। तो आप कहते हैं फिर हम ये करते हैं कि IP एड्रेस तो था ये, हम लिख देते हैं पढ़ ले अब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, कोई मसला, राइट टू लेफ्ट कोई मसला नहीं, इधर से इधर पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम। और यही रीजन है कि जब आप रिवर्स लुकअप जोन बनाते हैं तो उसमें जो भी आप नेट ID दें उसे वो उलट कर दें। अब मैं ये रिवर्स लुकअप जोन बना रहा हूँ, आपने देखना है और समझ में आती है बात। ये जनाब मैं यहाँ पे देता हूँ 192। देखें, फॉरवर्ड लुकअप जोन जब मैं बना रहा था तो मुझसे क्या मांगता था, जोन नेम। अब उसने जोन नेम नहीं मांगा, उसने कहा तुम नेट ID दो, मैं नाम खुद रखता हूँ। आपने नेट ID दी, नाम तो उसने ये रखा है जी सर। और ये नाम इसने किस हिसाब में रखा है, आरपा एक टॉप लेवल डोमेन है जो डील करती है किसी इनवर्स क्यूरीज को।
आरपा, जिस तरह आपसे पूछा जाए जी कॉम टॉप लेवल डोमेन जो है कॉम, उसका पर्पस बताएं तो आप कहेंगे इसमें टिपिकली क्या होता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की रजिस्ट्रेशन होती है। अगर आपसे कहा जाए ORG के अंडर किसकी रजिस्ट्रेशन होती है तो आप कहेंगे ORG में उन ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन होती है जो नॉन प्रॉफिट हैं, NGOs जो होती हैं जिस तरह, ठीक है जी। अगर आपसे कहा जाए कि जी फॉरम भी एक टॉप लेवल डोमेन है तो आप इसमें कहेंगे इसमें जो ओपन फॉरम्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए आरपा में किसकी रजिस्ट्रेशन होती है तो आप कहेंगे आरपा में उन जोन्स की रजिस्टर होती है जो रिवर्स क्यूरीज को एंटरटेन करते हैं, ठीक है, जो रिवर्स क्यूरीज के लिए आईपी के अगेंस्ट नहीं। मसलन कोई भी क्यूरी आप कहते हैं कि 200.55.69.92 इसका नेम बताएं तो क्यूरी रूट पे जाएगी, रूट से आरपा पे जाएगी। समझ में आई बात कि हमेशा जो रिवर्स क्यूरी होगी उसके लिए जो डेडिकेटेड टॉप लेवल डोमेन है दैट इज आरपा, ठीक है, नाम याद रहेगा, अजीब सा नाम है आरपा, ये क्या है आरपा, ये नाम। सर मेलिंग सर्वर के केस में जब हम क्यूरी करते हैं, हम आईपी देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो आईपी दे के हम फिर उसको मतलब है वो कर रहे होते हैं, तो उस केस में नहीं समझाएं मुझे क्या कह रहे हैं। मेल सर्वर के केस में, एक्सचेंज सर्वर के केस में हम आईपी देते हैं कहाँ पे, तो ब्राउज़र में एक्सेस करने के लिए होगा वो, ठीक तो है, हमारे मेलिंग सर्वर के साथ वो कनेक्टिविटी हो जाती है, फिर हम लॉगिन होते हैं, तो उस केस में भी हम आईपी दे रहे होते हैं, वो भी इसी में इन्वर्स में आएगी। देखें क्या आप आईपी एड्रेस देंगे, आप आईपी एड्रेस देंगे तब रिवर्स क्यूरी की जरूरत है, रिवर्स नहीं, ये किसने कहा आपको, आपकी रिक्वेस्ट स्ट्रेट अवे जाएगी, वो तो रिक्वेस्ट स्ट्रेट जा रही है, बीच में आ गया फायरवॉल। अब फायरवॉल आइडेंटिफाई करना चाहता है कि जो आपने आईपी दिया है ये किसी ऐसी साइट का तो नहीं है जो ब्लॉक की हुई है, तो अब उस आईपी को उठाएगा, सबसे पहले रूट पे जाएगा, रूट से कहेगा मैं आईपी के लिए क्यूरी कर रहा हूं, रूट कहेगा आरपा पे जाओ, वो आरपा पे जाएगा, आरपा उसे कहां भेजेगी, इन ADDR, वो उसे कहां भेजेगी, आपकी क्यूरी को उलट कर दें, जो भी आपने आईपी लिखा है उसका जो राइट मोस्ट ऑक्टल वैल्यू है, हमारे केस में 200, इसको उल्टा कर देगा ना, 200 पे भेजेगा, 200 कहां भेजेगा, यानी अगर मैं ये लिखूं थोड़ा और, अगर आप इसमें अंदर जाना चाहते हैं मैं तो ले तो जाऊंगा लेकिन बाहर आपने खुद ही आना है, ठीक है, यानी इंटरनेट पे सारे आईपीस कहीं ना कहीं तो यूज हो रहे हैं ना, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू, यानी हमारा आईपी है जिसे हम सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस आईपी को हमने सर्च कर, यहीं कहीं 200 भी होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। अच्छा, इस 200 के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, 0 हो सकता है, दूसरे ऑक्टेट में 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 अप टू 255 कुछ भी आ सकता है। हमने कहाँ जाना था, .5 के बाद 5 के अंदर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 255 तक कुछ भी आ सकता है, हमने कहाँ जाना था, और इस 9 के अंदर 6 की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो लिखा है, ऐसा ही है ना। तो अब पहले आप 200 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, फिर 9 पे जाएंगे और फिर आप पहुंच जाएंगे उस आईपी पे जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि 6 कहाँ होगा, 200.5.9 के अंदर। ये 6 का जो आईपी है इसकी नेट आईडी क्या बनती है, यही बनती है ना नेट आईडी। तो इस प्रोसेस से आप इस नेटवर्क तक पहुंच गए और इसी के लिए इसे रिवर्स किया गया था 6.9.5.2। डीएनएस ने इसको सर्च कहां से किया, इस तरह से 200 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 9 पे गया, फिर 6 पे गया। इसका मतलब है जब आप अपने रिवर्स रैकेट की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो सारा प्रोसेस होगा। समझ में आ रही बात कि 200 की एंट्री होगी किस पे, इन ADDR के अंदर, ठीक है, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 6 होगा। पॉइंट क्लियर होता है, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं थी। तो सर इसका मतलब कि कोई भी वेबसाइट विदाउट अ रिवर्स लुकअप जोन नहीं काम करती? नहीं, जब आप बनाते तो उसी वक्त बनता है, ऑटोमेटिकली बनता है। ये तो इंटरनेट की, आप मुझे बताएं, आप अपना अगर रिवर्स रैकेट नहीं बनवाते तो इसका नुकसान तो दूसरों को होगा। मैं किस तरह आपकी साइट में ब्लॉक कर सकूंगा फिर ऑन द बेसिस ऑफ आईपी? नहीं कर सकेंगे। बस यही ध्यान में रखें कि जब आप
अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें रिवर्स रैकेट की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। So, लेकिन देखे ना, यूट्यूब ब्लॉक है, लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब ब्लॉक की है, अगर यूट्यूब का रिवर्स रैकेट ही नहीं बना हुआ तो दुनिया भर के जो फायरवॉल है वो रिक्वेस्ट कैसे करेंगे डीएनएस? समझ में आ रही बात? तो ये पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं उसी में ये चीज़ पॉपुलेट हो जाती है कि हर रैकेट जो इंटरनेट पे मौजूद है उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स रैकेट आर का डोमेन में मौजूद है। समझ में आई बात? ये देख लें, अब ये बन जाएगा। एक चीज़ देख लो सर, ये मैंने बना दिया ना। अब अगर मैं कोई भी फॉरवर्ड रैकेट बनाता हूँ किसी भी जोन में, इनमें से किसी भी जोन में बनाए, एज लॉन्ग एज उसका आईपी में 192.168.1 में से कोई देता हूँ तो वो इसके अंदर चला जाएगा खुद ब खुद। ये देखें, मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, न्यू होस्ट, मैं नेम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल टेस्ट, ठीक है, ये मैंने जनाब टेस्ट दिया और नीचे मैंने आईपी दे दिया 192.168.1.159। अब क्या होगा, ये देख रहे हैं क्रिएट एसोसिएटेड पीटीआर, ये मैंने सेलेक्ट किया, मैं ऐड होस्ट करवाता हूँ, एक एंट्री में ऑन करता हूँ ABC, इसकी नेट आईडी में देता हूँ 192.168.0.20। मुझे बताएं 192.168.0 इसका रिवर्स जोन बना हुआ है? नहीं बना हुआ ना, एरर आएगा। ए रैकेट ऐड करवा देगा लेकिन पीटीआर को देखें, द एसोसिएटेड पीटीआर रैकेट कैन नॉट बी क्रिएटेड प्रोबेबली बिकॉज द रेफरेंस रिवर्स लुकअप जोन कैन नॉट बी फाउंड। तो अब आप वेरीफाई करें ओके करके, जो आपने 159 बनाया है, ठीक है, ये क्या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्स एंट्री टेस्ट में बन इसमें ये रिवर्स में बन गई है? करें ज़रा रिफ्रेश, वो देखें, समझ में आती है बात? पक्की बात है। तो उससे क्रिएट कर दी, हाँ तो क्रिएट कर दी, हालांकि उसका तो रिवर्स हो तो वो तो जीरो वाला था, सर नेटवर्क आईडी की बेस पे बनाई है उसने। नेट आईडी की बेस पे, ठीक है। सर एक चीज़ है कि हम सिर्फ फायरवॉल पर इसको ब्लॉक करने के लिए ही पीटीआर का यूज, इसका यूज होता है, इसके अलावा यही दो यूज हैं, और कोई बताएं और क्या यूज है? आप आईपी डीएनएस को दे के और नेम क्यों मांगेंगे? आइडेंटिफिकेशन के अलावा और कोई इसकी रीजन नहीं, जस्ट टू आइडेंटिफाई। आप देखें, आप अपने मोबाइल पे नंबर एक डायल करके और देखते हैं कि मेरी फोन बुक में किसका नाम है, तो मसला क्या होता है? आइडेंटिफाई करना होता है कि यार कौन है ये, ठीक है ना। आपने मोबाइल में से सिम डाली किसी और मोबाइल में और आपको रिपीटेड कॉल्स आ रही हैं, आप देखना चाहते हैं यार ये कौन कर रहा है, आप दोबारा से सिम निकाल के अपने पुराने मोबाइल में डालते हैं और वो नंबर देख के डायल करते हैं, आपको पता लगे ओ ताहिर साहब कॉल कर रहे हैं, आपको पता लगे कौन कॉल कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी गवर्नेंस के इश्यूज होंगे, सर रेजोल्यूशन टेक्निकल इशू कोई नहीं है। टेक्निकली आपका कनेक्शन आईपी पे एस्टैब्लिश हो सकता है। सर वो तो चीज़ इसकी वजह एक समझ में आ रही है कि ये मतलब सिक्योरिटी के लिए ये रिवर्स लुकअप जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये देखें कि आपने अभी अभी आपने बनाना चाहा एक और नेटवर्क आईडी का और उसने एरर दे दिया था, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं डीएनएस बनाऊंगा तो मेरी जितनी भी नेट आईडीज हैं उनके रिवर्स लुकअप जोन मुझे बनाने पड़ेंगे। होनी चाहिए ताकि उनके अंदर पीटीआर रिकॉर्ड एड्रेस जितने भी जोन सर आप बनाएंगे, जोन नहीं, जितनी भी मेरी नेट आईडीज हैं, अगर मेरे एनवायरनमेंट में नेटवर्क चल रहे थे, इस तरह हमने डीएससी में पढ़ा था, मेरे एनवायरनमेंट में जनाब एक ये चल रहा था, 170 कोई चल रहा है, ठीक है जी, एक चल रहा था फॉर एग्जांपल ये, और इसमें भी ट्रिक है बनाने में, इसमें भी ट्रिक है। इसका जोन किस तरह बनाएंगे बताएं मुझे, इसका अगर बनाना पड़े। ये बात क्लियर होगी आपको कि आपके आईपी स्ट्रक्चर जो भी है, आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें 5 नेट आईडीज हैं, 10 हैं, 15 हैं, जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं उन सबकी आईडीज में। सर एक आप बनाए थे ऊपर वाला जैसे फॉर एग्जांपल, मैं भी बनाता हूँ, अभी मैंने बनाया तो है, 1 वाला बना के नहीं दिखाया, वन वाला आपने बनाया ये ले, सर, वो 0 वाला ऑलरेडी कर रहा था। ये ले, ये बना ले, ये मैं बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको रिकॉर्ड बना के दिखाता हूँ। ये 0, ठीक है, बन गया। नेक्स्ट करें, अब आप कोई रिकॉर्ड बनाए एरर नहीं आएगा क्योंकि उसकी रिवर्स लुकअप में एक एंट्री मौजूद है, एंट्री नहीं मौजूद, रिवर्स लुकअप जोन मौजूद जोन है। मौजूद है। ये देखिए, मैं न्यू रिकॉर्ड बनाता हूँ, AA आईपी देता हूँ 192.168.0.2, ऐड करें। अब नहीं देगा, पीटीआर सेलेक्टेड है, ये देखिए, अब जाके वहाँ देख लें बन गया होगा। ये लें,
अब मुझे बताएं 172.16.0.0 इसका रिवर्स लुकअप जोन बनाना हो तो क्या लिखूंगा मैं? रिवर्स लुकअप जोन अगर आपने किसका नाम 172.16 बनाया मत जाए आगे। जी। अच्छा ठीक है, समझ आ रही है। आप कह रहे हैं मसला समझ में आया क्या लिखूं? क्योंकि 3 है ना ऊपर फिगर। 3 है। सवाल मेरा ये है, मैं ये लिख रहा हूँ, इज इट करेक्ट? नहीं सर, बाकी स्लैश से 24 हो जाएगा इसमें। ये /24 हो जाएगा, आपका /16 है, कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसमें खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ देंगे। और इसी तरह अगर क्लास ए हो 3 खाली छोड़ देंगे। तो फिर लाइक 1.00 है, बस 1 लिखना। नहीं तो सबनेट मास्क /24 है अगर तो तीनों की वैल्यू लिख दें, 16 है तो 2 की लिख दें, 8 है तो 1 की लिख दें। तुमने ऐसे ही क्लारा डालना होता है और कुछ भी नहीं। एक मुश्किल बात है। अगर आपका सबनेट मास्क 255 255 255 है, तीनों वैल्यू लिख दें, जितने 255 आ रहे हैं उतनी वैल्यूज लिख दें। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कौन सी आपको जो है वो बहुत बड़ी सुपर नेटिंग करनी पड़ गई है? सर एक लास्ट क्वेश्चन जो सब वो कर रहा है। एक क्लास ये मैं बना रहा हूँ। नहीं लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। शायद बॉम्बे ही हो। सर इसमें ये कि पीटीआर जो हमने रिवर्स लुकअप जोन बनाया, इसका एक एडवांटेज तो ये हो गया कि हमें कोई जैसे फायरवॉल में हम लोग फायरवॉल में कोई साइट ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन क्या है? ठीक है, क्या इसके अलावा रेजोल्यूशन में ये काम देगा? नो, नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास नेम टू आप ये सारे जोन्स डिलीट कर दें, डीएनएस नेम रेजोल्यूशन करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा यूजेज मैंने क्या बताया था रिवर्स लुकअप जोन का? सर वेब सिक्योरिटी का। वेब सिक्योरिटी तो हमने डिस्कस कर ली। एनएस लुकअप, लेकिन जब आप एनएस लुकअप लिखते हैं, एनएस लुकअप कमांड कहाँ पे देनी है इसका जवाब दें। देखिए इंटरव्यू में ये क्वेश्चन अगर कर लिया जाए तो ऐसे पता लग जाएगा बंदे को डीएनएस जो है उसकी रूह पता है या नहीं। मैं अगर इंटरव्यूअर हूँ तो मैं अगर कोई स्टूडेंट क्लेम करता है उसे डीएनएस आता है, मैं उससे सवाल ये कर लूँगा जी एनएस लुकअप कमांड कहाँ दे? शाबाश, दे सकते हैं हमें और देने में। सर्वर डीएनएस क्लाइंट नहीं है, एनएस लुकअप चलेगी। आप ना सर्वर पे दे सकते हैं। एक सर्वर है जो अपना डीएनएस क्लाइंट, सर्वर को आप अपना ही डीएनएस क्लाइंट बनाते हैं ना, वो अपना ही डीएनएस, वो नहीं है, एनएस लुकअप में फेल हो जाएगी। ये बात याद रखें। एनएस लुकअप रन करने के लिए उस मशीन का जिस पे आप एनएस लुकअप रन कर रहे हैं डीएनएस क्लाइंट होना जरूरी है, डीएनएस सर्वर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपको दिखाया था मैं। इस वक्त मेरे पास एनएस लुकअप चल रही है ना, ये आपके एनएस लुकअप चल रही है जिसमें आपका डीएनएस जिसका रिकॉर्ड आपके डीएनएस में मौजूद, जिसकी टीसीपी/आईपी प्रॉपर्टीज में डीएनएस क्लाइंट कौन होता है? जिसकी टीसीपी/आईपी प्रॉपर्टीज में डीएनएस का एड्रेस है। बस अगर डीएनएस का एड्रेस है तो डीएनएस क्लाइंट नहीं है। बिल्कुल। जी मैं मैनुअली अभी देखें मेरी क्यूरी फेल हो रही है तो मैं अब एक काम करने लगा हूँ, अब नहीं फेल होगी। ये देखें क्यूरी फेल हुई है जबकि मैंने रिवर्स जोन बना दिया था, फिर भी फेल हुई है। रिवर्स जोन मौजूद था, क्यूरी फिर भी फेल हुई है। अब नहीं फेल होगी क्योंकि रिवर्स जोन तो मौजूद था लेकिन उसके अंदर रेफरेंस्ड डीएनएस सर्वर रिकॉर्ड नहीं था। अब आप ये आपको कैसे बात समझ में आएगी? जब आपको समझ में आएगा कि एनएस लुकअप लिख के जब मैं एंटर करता हूँ तो होता क्या है। ठीक है, ये अभी यही मैं बात रिपीट करता हूँ जो मैंने बोली है, आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें। ये कंप्यूटर है जो क्या है डीएनएस क्लाइंट, और ये है डीएनएस सर्वर। इसका नाम है PC1, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.0. तो इसकी टीसीपी प्रॉपर्टीज में डीएनएस सर्वर के पार्ट में किसका एड्रेस लिखा है? ये एड्रेस लिखा है। आपने इस पे लिखा एनएस लुकअप, डीएनएस क्लाइंट पे देते हैं ना, अपने डीएनएस क्लाइंट पे एनएस लुकअप लिख के एंटर कर दिया, क्या होगा? ये क्यूरी भेजेगा किस पे? डीएनएस सर्वर। इसकी टीसीपी प्रॉपर्टीज में डीएनएस सर्वर का एड्रेस है ना। अब डीएनएस सर्वर को जब क्यूरी भेजते हैं, वो क्यूरी किस चीज़ की होती है? या आप आईपी भेज के नेम मांगते हैं या नेम भेज के आईपी मांगते हैं, और तो कुछ भी नहीं मांगते हैं। क्या आपने कोई नाम लिखा है इसके सामने? कोई नाम नहीं लिखा, जस्ट एनएस लुकअप लिख के एंटर कर दिया। ठीक है,
तो अब ये क्या करेगा, ये अपनी टीसीपी प्रॉपर्टीज में से डीएनएस का एड्रेस उठाएगा और उसी एड्रेस की क्यूरी कर देगा, उसी एड्रेस की क्यूरी, यानी डीएनएस सर्वर को उसके अपने एड्रेस की क्यूरी करेगा कि मुझे बताओ उसका नाम क्या है। तो जब भी आप आईपी भेज के नाम मांगे तो क्या होता है, इनवर्स क्यूरी होती है। आपने आईपी भेजा 192.168.0.1, इस आईपी की क्यूरी भेजिए इसी को, इसका अपना आईपी है, तो अब इसे क्या चाहिए, अपना नाम, इसको पीटीआर रैकेट चाहिए। और जब और आप देखें जब एनएस लुकअप लिख के आप एंटर करते हैं तो रिप्लाई में आता क्या है, ये एनएस लुकअप लिख के एंटर किया, इसने कहा ये सर्वर का नाम है, तो इसने कौन सा रैकेट रीड किया है, पीटीआर। और अगर पीटीआर नहीं रीड किया तो मैं ये डिलीट कर देता हूं और दोबारा क्यूरी करता हूं। ये मैंने डिलीट कर दिया, अब मैं दोबारा क्यूरी करता हूं। समझ में आई बात, मैंने क्या फर्क डाला है, सिर्फ मैंने पीटीआर रैकेट डिलीट किया है, डीएनएस काम कर रहा है, डीएनएस की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से पिंग pc28.exchange.com करें, क्यूरी रिजॉल्व होगी। पीटीआर का काम ये था कि आईपी टू नेम रेजोल्यूशन कर रहा होता है, इसलिए सर ये नहीं हुआ ना। ये देखिए क्यूरी आपकी रिजॉल्व हो रही है अभी, लेकिन एनएस लुकअप एक एरर दे रही है। आप एनएस लुकअप के अंदर जाके आपको क्यूरी रन करें वो भी रिजॉल्व होगी, लेकिन साथ में एक एरर आता है। मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ pc28.exchange.com, क्यूरी रिजॉल्व हो गई है, ये देखिए नीचे रिप्लाई है। अच्छा ये अपने किसने कैसे, पीटीआर ऐड किया, अच्छा पीटीआर मैंने ऐड किया, हाँ जी, ठीक है पीटीआर ऐड कर दिया, फिर तो सही है। बात समझ में आई, मैंने भी पीटीआर डिलीट नहीं किया, डिलीट किया था वो देखे ना ऐड किया उसने, ऐड किया तो सर भी ऐड कर दिया। बड़ी अजीब बात है, डिलीट करें जरा, रिफ्रेश करें और दोबारा एक, अब रिफ्रेश करें, नहीं ये सवाल ही नहीं है, ये आ गया ना, यही तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ ये कहाँ से आया है। एग्जिट करें, रिफ्रेश करें, क्लियर कैश करें इसका सर्वर का, और दोबारा क्लियर करें। नहीं ऐसा कोई फीचर नहीं, अगर है तो अभी पता तो लगे ना कि है, ऐड होते हुए तो देखे ना। एनएस लुकअप फेल, अब अननोन लिखा हुआ है, सर क्या होगा, क्यों पहले हो रहा था? मेरे ख्याल में तो वही डिलीट और रिफ्रेश में नहीं, हमने कोई गलती की, गलती नहीं की, हमने रिफ्रेश नहीं किया। ये आपके सामने देखिए अननोन लिखा हुआ है, क्यूरी रिजॉल्व कर रहा है लेकिन साथ में अननोन दे रहा है। ठीक है, ऑटो क्रिएशन यार मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी कि रैकेट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। नीचे क्लिक होगा फिर तो बोलेगा वो पीटीआर। हाँ ये याद रखें, एक काम करें, चलें वो अगर इसका साइकिल चेंज हुआ था और बैकग्राउंड से रिवर्स क्यूरी आई थी, हमने कल नहीं पढ़ा था डायनेमिक अपडेट्स, कल आप लोगों ने पढ़ा था डायनेमिक अपडेट। इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें कि डायनेमिक डीएनएस वाली ऑप्शन सेलेक्टेड है। अब एक काम करें, अगर आप क्लाइंट साइड से फोर्स करना चाहें ना क्लाइंट को कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, तो उसके लिए पता क्या करते हैं, ipconfig/register DNS। इसका मतलब क्या सर कि वो रिलीज करके दोबारा से? नहीं अब ज़रा यहाँ जाके रिफ्रेश करके देखिए, ये हुआ ये कि बाय चांस जिस वक्त मैंने इस रैकेट को डिलीट किया है उसी वक्त डीएनएस का साइकिल कंप्लीट हुआ और उसने अपनी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट भेजी थी, और क्योंकि रिवर्स लुकअप जोन पे भी डायनामिक अपडेट इनेबल्ड थी इसलिए वो रैकेट क्रिएट हो गया। समझ में आई बात, क्योंकि दोबारा तो नहीं क्रिएट हुआ, दोबारा मैंने इतनी दफ़ा क्यूरी की। रिवर्स लुकअप जोन पर वो हाँ डायनेमिक अपडेट में कल आपने डीएससीपी पढ़ा था, याद है उसमें चेक बॉक्स में क्या लिखा था, डायनेमिकली अपडेट ए एंड पीटीआर रैकेट, तो पीटीआर रैकेट भी डायनेमिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है वो तो अपनी जगह पे है। ठीक है, रैकेट की जो डायनेमिक क्रिएशन है वो हमने कल पढ़ी तो थी, डायनेमिक डीएनएस, वो तो ना भुलाएं ना। लेकिन ये नहीं होता कि आप क्यूरी दे रहे हैं तो उस क्यूरी की वजह से रैकेट क्रिएट हो जाए, जो हम सब आप लोग कॉन्सेप्ट बनाने लगे थे।
ये नहीं होता कि आपने क्यूरी की है तो उसकी वजह से रैकेट क्रिएट हो गया। बात क्लियर होती है यहाँ तक? अच्छा जी, रिवर्स ऑन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे यार एक चीज़ और क्लियर करें, उसके बाद मैं आपको जो बाकी चीज़ें वो करवाता हूँ। एनएस लुकअप को अंडरस्टैंड कर लें। एनएस लुकअप का मैं आपको बताता कि एनएस लुकअप क्या करती है। आईपी भेजती है और रिटर्न में एनएस लुकअप है क्या? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूटिलिटी टू डायग्नोज डीएनएस। ठीक है, इस स्टेटमेंट में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्यों है? एनएस लुकअप क्या है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूटिलिटी, रिजवान नींद आ रही है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूटिलिटी टू डायग्नोज डीएनएस। इस स्टेटमेंट में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्यों था कुर्बान जी? लार्ज साइज, लार्ज नेटवर्क, टेक्निकल मीनिंग। हाँ शाबाश। कंप्लीट मतलब है इसको हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का उलट क्या होता है? मतलब कोई ऐसी कमांड बताएं मुझे जो ओपन इंडस्ट्री। है, आप लाइनेस में भी इसको शाबाश। use कर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब है ये विंडोज बेस्ड नहीं है। चाहे आपने देखा नहीं था उस दिन मैं इंटरनेट से कनेक्टेड था, मैंने कितने डीएनएस की केस में एनएस लुकअप रन की थी, वो जो हम एक काम करने की कोशिश कर रहे थे वो अथॉरिटेटिव वाला, और सब पे चली थी, सब पे चली थी ना। मुझे तो नहीं पता आईएसपी डेफिनेटली विंडोज बेस्ड डीएनएस यूज नहीं कर रहा होगा। आईएसपी जो है वो ज़्यादा चांसेस यही है कि लाइनक्स या सन सोलारिस का कोई भी डीएनएस, और ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का उलट होता है प्रोप्राइटरी। आईपी कॉन्फ़िग है, लाइनक्स की मशीन पे आईपी कॉन्फ़िग से आईपी एड्रेस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूटिलिटी नहीं है, ये प्रोप्राइटरी है। लाइनक्स में आईपी देखने के लिए उनकी अपनी जो भी कमांड होगी इफ कॉन्फ़िग होती है आई थिंक। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्योंकि एनएस लुकअप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इसलिए इट डजंट मैटर कि आपका डीएनएस कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो एनएस लुकअप चलेगा। क्लियर होती है बात? ठीक है। सर आपने कहा है टू डायग्नोज डीएनएस, थोड़ा सा इसके डायग्नोज का मतलब क्या होता है? डायग्नोज मींस मैं डीएनएस पे एनएस लुकअप के थ्रू चेक कर सकता हूँ कौन सा रिकॉर्ड है, कौन सा मिसिंग है, रिवर्स जोन बना हुआ है या नहीं, तो दिस इज डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस का मतलब यही होता है, किसी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर रहे हैं आप। आप ठीक है। कह रहे हैं चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड्स। हाँ, तो दिस इज डायग्नोस्टिक्स। और क्या होता है डायग्नोस्टिक्स? पीटीआर रिकॉर्ड भी हम चेक कर सकते हैं, एनएस लुकअप अगर हम करते हैं एमएक्स रिकॉर्ड भी चेक कर सकते सब चीज तो वो कैसे अभी बताता हूँ, एनएस लुकअप पे आ गई कोई ना कोई इज इक्वल टू करके कोई ना हाँ कोई बताता हूँ। एनएस लुकअप के दो मोड्स हैं, एक है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा है नॉन इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड और नॉन इंटरैक्टिव मोड का डिफरेंस देख लें। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ एनएस लुकअप और इसके सामने ही लिख देता हूँ pc28.exchange.com, ये नॉन इंटरैक्टिव मोड है। मैंने डायरेक्ट क्यूरी दे दी है, वो एनएस लुकअप के अंदर नहीं गया। और ये कब यूज़ करते हैं आप? सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जब चाहिए। आप डीएनएस से एक पर्टिकुलर नेम का आईपी पूछना चाहते थे, आपने क्यूरी लिखी, उसने आईपी बता दिया, कहानी खत्म। एक और केस क्या, आप एनएस लुकअप लिखते हैं, एंटर कर देते हैं। अब आप एनएस लुकअप के अंदर चले गए, अब आप लिखते हैं सेट टाइप इज इक्वल टू, आप कहते हैं मुझे एनएस रिकॉर्ड चाहिए, आगे लिखते हैं exchange.com, ये आपको एनएस रिकॉर्ड बता देता है। फिर आप लिखते हैं सेट टाइप इज इक्वल टू एसओए exchange.com, ये आपको एसओए रिकॉर्ड की डिटेल देता है। आप लिखते हैं सेट टाइप इज इक्वल टू mx, ठीक है, exchange.com, ये आपको mx रिकॉर्ड बताता है। समझ में आ रही बात? और उसके बाद आप एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। ये था डिटेल्ड एनालिसिस। जब आपको सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नॉन इंटरैक्टिव मोड, और जब आपने डिटेल्ड एनालिसिस करना है, बहुत सारी बातें पूछनी है, तो फिर आप एनएस लुकअप लिख के एंटर कर देते हैं, अंदर चले जाते हैं और सब कुछ पूछ के फिर आप एग्जिट कर देते हैं। तो ये है इंटरैक्टिव मोड, जिसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। बात समझ में आती है? एक और बात याद रखिएगा, मैं एनएस लुकअप लिखता हूँ, ठीक है जी, और मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट नहीं हो रहा, क्या मसला है? केस सेंसिटिव है। एनएस लुकअप की कमांड हमेशा लोअर केस में। वो जो आप एग्जिट लिख रहे हैं वो पता क्या समझ रहे हैं उसे? नाम किसी कंप्यूटर का, कंप्यूटर का आप बना दें, कंप्यूटर का नाम दे दें, रिजॉल्व कर देगा ये देखें। कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं तो फिर मेहनत किया करें। मैं एक कंप्यूटर का नाम ही क्या रख देता हूँ, एग्जिट, कैपिटल लेटर्स में करते हैं, कैपिटल में दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांड तो मैं कैपिटल में ही दूंगा, कमांड में कैपिटल में ही दूंगा, बेफिक्र रहें। अब आप एनएस लुकअप में जाते हैं और यहाँ एग्जिट लिख देते हैं, आप बाहर आ गए।
आप तो उसे रिजॉल्व करना चाहते थे, अब आप ज़रा लिखें, वो रिजॉल्व हो गया। समझ में आई बात? तो इससे जो समझने वाली बात थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि कमांड शुड बी इन लोअर केस। ठीक है? सर जब हम डोमेन एनवायरनमेंट में काम करते हैं, प्रॉब्लम आ जाता है कस्टमर के उसके क्लाइंट की पीस पे, हम जाकर एनएस लोकअप चलाते हैं, तो एनएस लोकअप से हमें पता चल गया कि सर्वर डायग्नोज हो गया। फिर मतलब क्या ऐसे इशू उसके जो नॉर्मली एनएस लोकअप पे देखते हैं, या एनएस लोकअप में किस किस्म के? देखिए एनएस लुकअप से आप कोई भी, जैसे मेरे स्टूडेंट कॉल करते हैं, अक्सर मुझे स्टूडेंट कॉल करते हैं कि सर हमने मेल सर्वर ऑनलाइन करना है, मेल सर्वर ऑनलाइन नहीं हो रहा। मेरा उनसे पहला सवाल ये होता है कि आपने डीएनएस का वो रिकॉर्ड बनाया है? अगर वो कहें हाँ करवा दिया है, तो अगर मैं ऑनलाइन बैठा हूँ तो मैं फ़ौरन से पूछता हूँ अपना डोमेन नेम बताओ। मैं यहाँ एनएस लुकअप लिखता हूँ, और आप कोई भी क्यूरी जो है वो कोई भी इंटरेक्टिव क्यूरी आप नॉन इंटरेक्टिवली भी रन कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एनएस लुकअप माइनस क्यूरी टाइप इज इक्वल टू mx, उनसे पूछता हूँ बताएं डोमेन नेम क्या है, एक्चुअली लिखा सर। ठीक है? और वो डोमेन नेम जो भी बताते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ test.com। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ बताओ तुम्हारे मेल सर्वर का आईपी क्या है, जो आईपी बताते हैं वो यहाँ मैच करना चाहिए। सर ये इसमें एक चीज़ होती है रिकॉर्ड बाइंडिंग जो होती है, वो जिस तरह हम अपने मेल सर्वर का आईपी जो है बाइंड कराते हैं एमएस रिकॉर्ड के साथ। हाँ वो यही है ना, वो यही चीज़ है। वो यही चीज़ है कि आपका जो मेल सर्वर है उसका ए रैकेट तो बना हुआ है, ठीक है। ठीक है? बाइंडिंग क्या हुई कि उस ए रैकेट में जो नेम दिया हुआ है ना, उस नेम की बाइंडिंग डोमेन नेम के साथ थ्रू एमएक्स रैकेट। सर एक चीज़ है ना, कई बार होता है कि वहाँ पे कस्टमर की क्वेरी आती है कि जो उनकी ईमेल कॉन्फ़िगर लेट से नहीं होगी, ठीक है? तो हम उसका एमएक्स रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इसका एमएक्स रिकॉर्ड ऑन रहेगा, उसके एमएक्स आगे ना, जिस तरह हमारा एमएक्स रिकॉर्ड होता है मेल डॉट समथिंग, उसके एमएक्स आगे सिंपल लिखा होता है उसकी डोमेन का नाम exchange.com। हाँ तो एमएक्स रैकेट में दो ही चीज़ें चाहिए, मेल सर्वर का नाम और डोमेन नेम, बस। तो कॉरस्पॉन्डिंग ए रैकेट मौजूद होना होना चाहिए। चाहिए, वही तो कह सर, अगर वहाँ पे सिर्फ exchange.com आ रहा है तो मेल आप एक चीज़ देखें, एक चीज़ देखें, रेफरेंस के बगैर नहीं काम मैं होता। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है MSN, ठीक है जी? मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू MX रैकेट, ठीक है? मेल फुली क्वालिफाइड चाइल्ड, वो मैं यहाँ ये लिखा हुआ है mail.com, इधर मैं लिख देता हूँ, ये MSN.com लिखा है, इधर मैं लिख देता हूँ mail.msn.com। ये देख रहे हो ब्राउज का टैब उसने दिया था, अगर मैं ब्राउज करता तो क्या चीज़ ब्राउज करनी थी? ए रैकेट। मैं ब्राउज नहीं कर रहा, मैं ओके कर देता हूँ, बन गया। अब ज़रा DNS से इसका पूछें क्या था डोमेन नेम, MSN.com, ये आपके सामने आईपी आया ही नहीं। अब जाके वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग ए रैकेट बनाएं और सेम क्यूरी दोबारा रन करें, यानी अभी अगर क्लाइंट पूछे तो ये रिजल्ट DNS क्लाइंट को दे सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू ए रैकेट मेल 192.168.2.2 फॉर एग्जांपल, ठीक है जी? सेम क्यूरी रिपीट कर दें, वो देखें आईपी आ, तो बगैर इसके तो बात बनेगी ही नहीं। क्योंकि आखिर में उसका आईपी चाहिए। अल्टीमेटली देखें क्लाइंट ने भेजा क्या है, MSN.com, तो फिर उनकी ईमेल्स कैसे चल रही है? चल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, मेल चल रही है, ईमेल चल रहा है। तो मैं फिर कल से एक बात याद रखें, अगर आपका MX रैकेट नहीं बना हुआ आप मेल बाहर भेज सकते हैं, आप बाहर से मेल रिसीव नहीं, रिसीव नहीं होगी। क्योंकि MX रैकेट दूसरों को आपका बताता है। जब आप कहीं मेल भेज रहे हैं तो टारगेट का MX रैकेट बना हुआ होना चाहिए, जब कोई आपको भेज रहा है तो आपका बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपका MX रैकेट नहीं बना हुआ, आप मेल नहीं रिसीव, आउटलुक डाउनलोड करके कर लेते हैं तो पॉप थ्रू, वो तो और चीज़ वो है, एक चीज़ वो तो और चीज़ है, वो तो क्लाइंट की सेटिंग्स हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये तो है आपने अपना मेल सर्वर लाइव करना है, तब ये चीज़ चाहिए। लेकिन यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। एनएस लुकअप का इंटरेक्टिव मोड और नॉन इंटरेक्टिव मोड भी कर लिया। ओके, मैंने आते ही कुछ चीज़ें वाइट बोर्ड पे लिखी थी। क्या लिखी थी मैंने? एक तो मैंने रिवर्स लुकअप ऑन लिखा था जो हमने कर लिया, उसके बाद मैंने लिखा था फॉरवर्डर और साथ में कंडीशनल फॉरवर्डर। देखें फॉरवर्डर क्या है, डायग्राम से इसे अंडरस्टैंड कर लें, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, उसके बाद मेरे लिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान होगी। लेट्स से आपका ये एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट को आपने कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ, ISP के साथ, जो कहाँ लेके जा रहे हैं आपको, इंटरनेट पे। और इस एनवायरनमेंट में मैं कहता हूँ 200 कंप्यूटर्स लगेंगे, ठीक है।
ये कंप्यूटर लिखता है www.hotmail.com, क्यूरी जाती है ISP के DNS पे, नेम रेजोल्यूशन होती है, IP रिटर्न करता है और ये यूज़र फिर इंटरनेट पे हॉटमेल पे चला गया। थोड़ी देर बाद ये यूज़र भी क्या लिखता है hotmail.com। क्या ये दोनों अपने रैकेट शेयर करेंगे? कभी नहीं शेयर करेंगे। क्यूरी दोबारा कहाँ जाएगी? ISP पे। लोड किस पे पड़ेगा? वैन लिंक पे। तो मैंने यहाँ एक क्या लगाया, DNS, कोई जोन नहीं बनाया, नो जोन। इसमें फॉरवर्डर में जाके IP एड्रेस दे दिया ISP के DNS का और इन सबको कहा कि तुमने रैकेट अब इससे पूछना। अब देखें क्या होगा। इस यूजर ने लिखा hotmail.com, क्यूरी कहाँ आई? इसके पास। इसने क्यूरी किस पे भेजी? ISP के पास। रिप्लाई आया, उसे क्या किया और उसके बाद क्लाइंट को रिटर्न कर दिया। थोड़ी देर बाद ये भी लिखता है hotmail.com, क्यूरी यहीं से एंटरटेन हो जाती है, वैन लिंक पे लोड नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है फॉरवर्डर के थ्रू आप वैन का जो कनेक्शन है बैंडविड्थ को ऑप्टिमाइज करेंगे, यही मतलब हुआ। ये था फॉरवर्डर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखने पे मैं आपको बताता हूँ कंडीशनल फॉरवर्डर क्या होता है। एक मिनट ठहर जाओ, अभी तुम बीच में से क्वेश्चन करते हो, स्टूडेंट जो है ना वो साथ नहीं होते मेरे फिर। फॉरवर्डर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सिंपली सर्वर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जोन तो होगा ही नहीं ना। अगर कैशिंग ओनली, ये जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, अज्यूम कर लें इस DNS पे कोई जोन नहीं बना हुआ, तो ये कौन सा सर्वर बन रहा है? कैशिंग ओनली सर्वर। और यहाँ पे आप IP एड्रेस किसका देंगे? ISP के DNS का। जी अगर इंटरनेट पे कनेक्टेड है तो कौन सी क्लास? हाँ, डमी दे सकते हैं। डमी तो जैसे नहीं जाएगा तो ना। हाँ, तो डमी का मतलब क्या होता है बताएं? एक बंदा डमी मोबाइल परचेज करता है और कहता है इससे कॉल नहीं हो रही, तो वो पागल ही होगा ना। अगर आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो तो फिर चलेगा। डमी IP का मतलब क्या है कि ये IP जो आपने दिया है DNS नहीं है, ऐसे ही दे दिया आपने IP, तो काम तो नहीं होगा। फिर आपने पूछा डमी दे सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ दे सकते। जिसने ही पूछा है डमी का मतलब वो डमी तो नहीं हुआ, अगर वो DNS है तो वो डमी हुआ। बताएं मुझे, हद कर देते हैं। फिर डमी ना कहो उसे, और फिर ये नहीं डमी दे दिया फिर वो रिजॉल्व करेगा, कितना बोंगा सवाल है यार ये। नहीं, वो इसी रेफरेंस से कह रहे हैं, डमी के रेफरेंस से। तो ये था फॉरवर्डर। जो IP आपने दिया है वो फॉरवर्डर का है, और ये सर्वर क्या होगा? कैशिंग ओनली सर्वर, एज लॉन्ग एज किस पे कोई जोन नहीं बना हुआ। ठीक है। कंडीशनल फॉरवर्डर क्या है? किस पे जोन भी बने हुए, और बल्कि जोन बने हुए या नहीं बने हुए इट डजंट मैटर, हो सकता है जोन ना बने हुए, लेकिन आप चाहते हैं कि ये हर दफा हर केस में इंटरनेट पे ना जाए, बल्कि कुछ डोमेन्स हैं जिनके लिए आप चाहते हैं कि फॉरवर्डर यूज कर ले। ठीक है, हाँ, यानी फॉरवर्डर का ही IP देंगे लेकिन साथ में डोमेन भी देंगे, और वो कहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा? इधर। इस केस में फॉरवर्डर के IP के साथ साथ डोमेन भी देनी पड़ेगी। यानी मैं कह रहा हूँ फॉरवर्डर है, लेकिन कब? जब मैं कहाँ जा रहा हूँ? फेसबुक पे, तो मेरा फॉरवर्डर ये है, यहाँ मैंने IP दे दिया। अब इसे कब क्यूरी किया जाएगा? जब जो रैकेट पूछा जा रहा है उसका डोमेन नेम फेसबुक है। पहले कुछ भी हो सकता है, www, PC1, PC2, PC3, डोमेन नेम क्या हो? फेसबुक। यार फॉरवर्डर, मुझे एक चीज बताओ, कंडीशनल से क्या मतलब हुआ? फॉरवर्डर समझ में आ गया? फॉरवर्डर समझ में आ गया। मुझे बताओ फॉरवर्डर को ये DNS कब क्यूरी करेगा? किस डोमेन के लिए क्यूरी करेगा? फॉरवर्डर आपको समझ में आ गया ना? फॉरवर्डर के केस में ये DNS रैकेट पूछता है और बता देता है। मेरा सवाल ये है कि क्लाइंट किस डोमेन को एक्सेस करेगा तो ये फॉरवर्डर के पास जाएगा? अपनी डोमेन को करेगा, अपनी डोमेन या इंटरनेट की। यार मैंने एग्जांपल में कौन सी डोमेन कही थी? हॉटमेल। अगर याहू पे जा रहा है क्लाइंट तो ये DNS नहीं करेगा, कैश करेगा ना? तो मेरे सवाल का जवाब दो कि किस डोमेन के लिए जाएगा ये इंटरनेट पे? नहीं, कोई नहीं बोलेगा, इन्हीं को आंसर देना है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि ये जो मेरे 200 कंप्यूटर्स हैं ये इंटरनेट की किस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो ये DNS फॉरवर्डर के पास जाएगा? इसका जवाब दें आप अरशद। नहीं आ रहा, इसका जवाब है हर वेबसाइट, इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस करेंगे ये फॉरवर्डर के पास जाएगा। IP का और उसका किसी को एक्सेस करना है तो वो इस DNS से नहीं, वो इसके पास जो भी क्यूरी आएगी इसने फॉरवर्डर के पास। ठीक है जी। अब कंडीशनल फॉरवर्डर में क्या होगा? जो भी नहीं, अभी तो था ना किसी भी,
कंडीशनल में आप खुद बता रहे हैं ये डोमेन है इसके लिए, एक मुश्किल बात है यार। ऐसा उसके लिए सारा मेरी जो है ना वो मेरी एनर्जी जीरो कर देते हैं। डोमेन सर उसके लिए मतलब वो बैंक पे जाएगा। उसमें डोमेन मैं खुद बता रहा हूँ। ठीक। आप ये देखें ना, जब मैंने फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर किया था तो मैंने डोमेन बताई थी? नहीं बताई थी ना। लेकिन जब मैंने कंडीशनल फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर किया तो मैंने डोमेन बताई। तो यही फ़र्क है कि कंडीशनल फॉरवर्डर वो फॉरवर्डर है जिसमें डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन भी की गई है कि इस डोमेन की क्यूरी आए तो ये फॉरवर्डर। आप क्यूरी करते हैं www.youtube के लिए, तो क्या ये फॉरवर्डर यूज़ होगा या नहीं यूज़ होगा? क्योंकि ये सिर्फ किसके केस में यूज़ होना है? फेसबुक के केस में। समझ में आती बात? कैशिंग ऑनली भी क्लियर हो गया और फॉरवर्डर भी क्लियर हो गया, कंडीशनल फॉरवर्डर भी क्लियर हो गया जी। सर हम अपने लाइव में हमारे डीएनएस में जोन बने फिर फॉरवर्डर लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए आपका लाइव एनवायरनमेंट है और सवाल ये है, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आप यूज़र्स को डायरेक्ट इंटरनेट पे भेज रहे हैं नेम रेजोल्यूशन के लिए, या आप चाहते हैं कि यूज़र्स लोकल डीएनएस को रिक्वेस्ट करें? इस सवाल का जवाब बताएगा कि आपको फॉरवर्डर की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप फॉरवर्डर नहीं लगा रहे तो क्लाइंट इंटरनेट पे एक्सेस कैसे कर रहे हैं? डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। और अगर आप फॉरवर्डर लगा देते हैं, फॉरवर्डर क्या लगाते हैं आप? कैशिंग ऑनली सर्वर लगाते हैं, उसमें फॉरवर्डर का आईपी दे देते हैं। याद रखें फॉरवर्डर वो सर्वर है जो भाग दौड़ कर रहा है, इसलिए तो फॉरवर्डर उसे कह रहे हैं। आप देखें ना, अगर आप फॉरवर्डर ना लगाते तो डीएनएस, सोचें मैं डीएनएस लगा देता हूँ, फॉरवर्डर नहीं लगाता, यानी इस डीएनएस की प्रॉपर्टीज में इन लोकल कंप्यूटर्स, इसका जो आंसर देगा ना उसको इनाम मिलेगा 100 रुपये। ये उसको मिलेंगे, हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। ये जनाब 100 रुपीज़ उसके हैं जो इसका सही जवाब देगा, और जो गलत देगा उससे 50 लूँगा। इसलिए सोच समझ के जवाब देगा। तो इसीलिए 50 50% में मैंने कर दी। नहीं जो गलत देगा इसलिए सोच समझ के आंसर बोल दे जिसको श्योर है, ऐसी हवा में तीर नहीं बरसाना है, ठीक है। और आपके पास टोटल जो टाइम है वो होगा 1 मिनट। सर ग्रुप कर सकते हैं सर? नहीं, कोई ग्रुप नहीं। जैसे मैं सवाल कर लूँगा टाइम शुरू हो जाएगा। आपने डीएनएस लगाया, इस पे फॉरवर्डर नहीं दिया, ठीक है जी, और इन क्लाइंट्स को पॉइंट कर दिया है कि वो इसके पास क्यूरी करें। अब क्या होगा? इस पे कोई जोन नहीं बना, टाइम शुरू हो। सोच समझ के हाथ खड़ा करना, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर मैं जवाब पूछूंगा। जिन्होंने हाथ खड़ा किया होगा उनसे जवाब पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन रिपीट कर दो, टाइम चल रहा है। आपने फॉरवर्डर नहीं दिया, इस पे डीएनएस आपने लगाया है, इस डीएनएस पे डिफॉल्ट गेटवे दिया हुआ है, ठीक है, ये डीएनएस फुली फंक्शनल है, इस पे डीएनएस की सर्विसेज चल रही हैं, इस पे कोई जोन नहीं बना हुआ, और लोकल क्लाइंट्स को आपने पॉइंट कर दिया कि वो इस डीएनएस पे क्यूरी करें। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या अब ये डीएनएस इधर से क्लाइंट क्यूरी करता है हॉटमेल पर, तो क्या ये उस क्यूरी को रिजॉल्व कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? अगर नहीं कर सकेगा तो क्यों नहीं कर सकेगा, और अगर कर सकेगा तो कैसे कर सकेगा? ये सवाल है। या सब हमें पूछने हैं, अगर आप कहते हैं तो सब्र कर लेना, टाइम पूरा होने देना जी, 10 सेकंड रह गए, 100 रुपये इनाम मिलेंगे। मेरी क्लास में अब तक मैंने कई दफ़ा जो है वो इस तरह जो है वो 100 रुपीज़ दिए। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सक्सेसफुली जीते हैं। ये 50 वाली कंडीशन मैंने आज तक नहीं लगाई, आपकी क्लास में तो बहुत शौकी है इसलिए मैंने लगाई जी। टाइम पूरा हो गया, अब हाथ खड़ा करने जो लोग आंसर देना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करना। सर एक बंदा हो गया, जवाद हो गए, और कुर्बान हो गए, और अदील हो गए। सबसे पहले अरशद से पूछ लेते हैं ताकि 150 हो जाए। नहीं देना चाहते जवाब? चारों के जवाब सुन के फिर मैं बताऊंगा किसका सही है, ये भी ध्यान में रखो। स्टिल यू वांट टू पार्टिसिपेट? साथ साथ नहीं बताऊंगा ये सब। जवाब थे, कुर्बान थे और अदील थे। पहले कुर्बान को देते हैं चांस। जी कुर्बान। सर देखिए फॉरवर्ड तो आप खत्म कर दिए, कैशे तो होगा ना, तो कैशे में अगर वो है तो कैशे तो उठा देगा? कोई कैशे में नहीं है, 50 रुपये अब नहीं है कैशे में। आपने कहा ना अगर है कैशे में, तो इसका मतलब आपका जवाब मुकम्मल नहीं हो, मुकम्मल करें इसे। अगर कैशे में तो कैशे से दे देगा, और अगर कैशे में नहीं है, आपने सुनने थे सारे जवाब और फिर उसके बाद हाँ वही जवाब मैं कह रहा हूँ बस। नहीं सर, Is that- कैशे फिर वो एएसपी से लेगा सर, बस ये जवाब खत्म हो गया जी। अदील आप बताएं। हाँ होगा सर रूट से रूट कहाँ जाएगा? सर जिसमें मैं डेफिनेशन पढ़ी थी स्टफ जोन नहीं, स्टफ कहाँ से आ गया? फॉरवर्डेड डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और वो
रिजॉल्व कर देगा, मेरा भी यही है। इस तरह से अगर उसको लिया जाए तो ये कंफर्ट नहीं है तो जी थैंक यू वेरी मच। यार ये इसको बोतल का गम कुछ कम हो गया। ऑल्दो इन्होंने पहली बात जो कही थी वो सही थी, जो जवाद ने कही है कि वो अथॉरिटेटिव के पास जाएगा, लेकिन जो खुर्रम, दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन, जो खुर्रम ने कहा है कि वो रूट पे जाएगा, सिंपल जो डीएनएस का काम था, ये रूट पे जाएगा, फिर कॉम पे जाएगा, फिर सारे, यानी फिर तो भाग दौड़ इसने की ना। और अगर आपने इस पे आईपी एड्रेस दे दिया यहाँ वाला, तो वो भाग दौड़ कौन कर रहा है? ये कर रहा है, इसलिए इसका नाम फॉरवर्ड है। बहुत अच्छे, वो पूछ रहे हैं क्लाइंट का, पूछ रहे थे डीएनएस का, तीसरा क्लाइंट का पूछ रहे हो, क्लाइंट लेकिन आपने आंसर जो दिया वो डीएनएस सर्वर के रेफरेंस ये से। सर्वर के रेफरेंस से ये था सर जी। मैंने यही जवाब दिया तो था, सर। इसलिए लेकिन आप बहुत तेज निकले सर। नहीं, तेज तो निकलना है। आपने 100 पूरा कर लिया, इसमें भी गलत दिया, उसमें भी गलत दिया, 100 आपके पास आ गया। सर जी बात चलो, कोई बात नहीं। मैंने भी यही जवाब दिया था, ऐसे कुछ याद नहीं रहते। सर मेरे भी यही कन्विंस कर लो यार, मैंने उसे दे दी है, अब आप उसे कन्विंस कर लो। भीख मांग मैं भी दे दूं। देखें, एक बात याद रखें, आंसर देने के लिए जो आपने रिस्क 50 का लेना था वो भी तो था, सर जी याद नहीं गई जवाब। ठीक है? तो वो देखो उसने वो रिस्क लिया है, और इन दोनों को तो मैंने माफ कर दिया, इसे मैंने कभी माफ नहीं करता। इसको 50 पड़ता से जरूर लेना। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हो Thank you गई। very much. अच्छा, अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि वाई फॉरवर्डर इज कॉल्ड फॉरवर्डर। फॉरवर्डर को फॉरवर्डर क्यों करते हैं, कहते हैं? देखें ना, यहाँ अगर आप आईपी एड्रेस दे रहे हैं फॉरवर्डर के पेज में, तो वो जिसका आईपी दे रहे हैं वो फॉरवर्डर है। वो क्यों है फॉरवर्डर? कि वो रूट पे गया, वो कॉम पे गया, वो हॉटमेल पे गया, सारी भाग दौड़ करके, और फिर फाइनली उसने आंसर यहाँ दिया। समझ में आ रही बात? और इस सर्वर को पता है, पुरानी जो ये बड़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था तो उस वक्त एक टर्म यूज होती थी, स्लेव। ये फॉरवर्डर कहलाता था और ये क्या कहलाता था? स्लेव। ये स्लेव है, कुछ किया ही नहीं इसने, सारे रिकॉर्ड तो वो लेके आया। अब सर एक चीज़ है सर, हमें इस पे ऐसा एडवांटेज कैशिंग में हमें ऐसा एडवांटेज नहीं मिलता। देखिए, एडवांटेज आपको मिल गया ना, आपकी वैन पे जो लिंक लिंक का हमने वो लोड कम कर दिया। वो लोड कम कर दिया ना। देखें, अगर आप ये ना लगाते तो वो इधर जाता, समझ आ गया। बार बार यूज करता। मुझे ये बताओ, इसका इस केस में और फॉरवर्डर लगाने में क्या एडवांटेज? इस केस में इसमें सर इस केस में कि मैंने इसी को कहा कि रूट पे जाए, कॉम पे जाए, उस पे जाए, ठीक है। और दूसरा केस के मैंने इसको नहीं भेजा, मैंने आईएसपी का फॉरवर्डर दिया। सर लगाऊं कंडीशन के गलत दिया तो 100 वापस। अच्छा, मेरे 100 गए लेकिन लगा मैंने ज़्यादा है, उसकी वजह है कि तुम्हारे पास क्यों गए? देखिए, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है कि एक केस ये है कि ये खुद रूट पे जाए, खुद कॉम पे जाए, और एक केस है कि ये फॉरवर्डर से लेके आए। इनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, और मैं क्यों फॉरवर्डर लगाऊं या क्यों इसी को मैं कॉन्फ़िगर कर दूं कि खुद ही रूट पे जाए? जी उमर, ये आईएसपी के उस पे भी एक उन्होंने कैशिंग सर्वर बनाया, जहाँ पे वो मतलब हर दफ़ा आईएसपी को भी नहीं रूट पे जाना पड़ेगा, वो अपने कैशे से ही रिजॉल्व करके। ये आंसर है ना। देखिए, आईएसपी जो है वो इतनी नेम रेजोल्यूशन करता है कि आईएसपी का अपना कैशे बहुत बड़ा होगा। आईएसपीज़ के पास मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो इसके अपने कैशे में पड़े हुए होंगे, तो रिक्वेस्ट ज़्यादा जल्दी इंटरटेन हो जाएगी रादर देन कि ये खुद रूट पे जाए फिर कॉम पे जाए। लेकिन देर का मतलब ये जहन में रखिएगा, वो जो बर्फ़ जो चीनी गिराई हाँ, थी, वो सुन रही वो जो वीडियो मैंने एक दिखाई थी, वो जहन में रखनी है, ठीक है? कि देर का मतलब है लाइक एज कम्पेयर टू 20 मिली सेकेंड वो 40 मिली सेकेंड में होंगे, ठीक है? देर का मतलब ये नहीं है कि शामा पे आ गई। लें जी, कैशिंग ऑनली भी मैंने आपको करवा दिया, फॉरवर्डर भी करवा दिया, कंडीशनल भी, रिवर्स लुकअप जोन भी करवा दिया। एक आखिरी चीज़ है वो सुन लें, और वो भी मैं एक दफ़ा करवा चुका जहाँ हूँ। पर कंडीशनल फॉरवर्डर आ रहा था वहाँ पर बेसिकली हमने जहाँ पर आपने facebook.com लिखा था, वहाँ पर अगर हमने मल्टीपल कंडीशन लगाने तो मल्टीपल डोमेन्स देनी पड़ेंगे, मल्टीपल डोमेन्स। ये मैंने शायद आपकी क्लास में पहले बताया भी है, जैसे ये आए ना इसमें, तो यहाँ पे लाइक मैंने लिखा अगर हम सर स्टैटिक facebook.com, फिर क्या फ़ायदा, फिर फॉरवर्डर ही लगा दें। फॉरवर्ड ही लगा ये दिया, ये देखें, मैनुअली एंट्रीज करनी पड़ेगी। मैनुअल एंट्रीज, ये देखो 2 आ गई, ठीक है? बात समझ में आती है? सो कैशिंग डीएनएस हमने जो बनाया है उसको सिंपल हम कैशिंग डीएनएस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करना है और डीएनएस सर्वर की प्रॉपर्टीज़ में जाके फॉरवर्डर का एड्रेस दे देना है, कैशिंग सर्वर बन गया, दैट्स इट, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं
कि ये जो हमने फॉरवर्डर वाला केस स्टडी अभी देखा, इस केस में अभी नहीं सवाल करना, 100 वापस ले लूँगा। ये जो इस केस है, इसमें लेट्स अज्यूम कि जो यहाँ डीएनएस है उसका आईपी चेंज हो जाता है, तो क्या ये फॉरवर्डर काम करना बंद कर देगा? हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें फॉरवर्डर कन्फिगर्ड है। यहाँ पे हमने फॉरवर्डर दिया हुआ है और उसमें आईपी एड्रेस दिया हुआ है आईएसपी के डीएनएस का, बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बंद हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा ना, क्योंकि इसने अटेम्प्ट किस आईपी पे करनी है जो उसको दिया हुआ है, जबकि आईएसपी पे वो आईपी चेंज हो गया। हम डीएनएस सर्वर के आईपी की बात कर रहे हैं कि आईएसपी का जो डीएनएस सर्वर लगा हुआ है उसका आईपी चेंज कर दिया गया है, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज में ओल्ड आईपी है, तो ये काम करना बंद कर देगा। समझ में आ रही बात? लेकिन लेट्स अज्यूम कि आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि आपने, जो मैंने कल एक आपको बताया था कि आपकी अपनी डोमेन बहुत बड़ी थी, ठीक है, यानी ये जो पोर्शन है इस पे भी आपका कंट्रोल था, इस पोर्शन पे भी आपका कंट्रोल था। मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि ये गुजरांवाला है, छोटी जी, मेरे ख्याल भाई फेरू मैंने कहा था आज गुजरांवाला का, और ये आपकी मेन साइट है लाहौर, और ये हमारी स्टब साइट थी जहाँ पे 15-20 यूजर्स थे। मैंने यहाँ डीएनएस लगाया और इस डीएनएस में जो मेरी मेन साइट वाला डीएनएस है उसका आईपी दे दिया। एक केस है कि फॉरवर्डर दिया, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर नहीं किया बल्कि यहाँ क्या बना दिया, स्टब जोन। आपको पता है स्टब जोन में एनएस की लिस्ट आ जाती है पूरी, एनएस सर्वर जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए ना, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, उन सब की एंट्रीज इस डीएनएस पे आ जाती हैं। लेकिन जो आपके हज़ारों रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं ट्रांसफ़र होते। 3 रिकॉर्ड बताए थे ना, एनएस, एसओ, वो एंट्रीज इस पे आ गई। अब यहाँ पे कोई एनएस चेंज होता है तो क्या वो चेंज यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसकी वजह है कि ये 3 रिकॉर्ड सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, एनएस भी सिंक्रोनाइज हो रहा है, एसओ भी सिंक्रोनाइज। ये है फायदा स्टब जोन, ठीक है। बाकी काम स्टब ने वही करना है। देखें इस पे सारे रिकॉर्ड्स तो ट्रांसफर नहीं होते ना, तो जब क्यूरी आएगी क्लाइंट की तो इसे कहाँ जाना पड़ेगा? अथॉरिटेटिव के पास। तो क्या फॉरवर्डर में भी यही नहीं हो रहा था? लेकिन डाउन साइड क्या थी कि इन केस ऑफ फॉरवर्डर वो रिकॉर्ड सिंक नहीं हो रहा, वो मैनुअल एंट्री है, इसलिए फॉरवर्डर उस वक्त फिजिबल है जब वाकई इंटरनेट वाला केस है। अगर आप कॉर्पोरेट नेटवर्क में आ जाते हैं और आप कहते हैं मेरे बहुत बड़ी इन्वायरमेंट था, थाउजेंड्स ऑफ पीसीज हैं और एक मेरी छोटी सी साइट है, वहाँ मैं डीएनएस अपना लगाना चाहता हूँ, तो अब इस केस में फॉरवर्डर ना लगाएं, स्टब जोन बना दें, ताकि अगर आपके वो एनएस के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें कोई चेंजेस आए तो वो चेंजेस भी सिंक हो जाएं, वो आपको जाके उस स्टब जोन में ना कर दें, ठीक है। क्योंकि स्टब जोन भी किस लिए यूज़ होता है? टू लोकेट अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। सर अब क्वेश्चन करें जी हाँ, आप कर लो क्वेश्चन। सर। आपने कहा कि हमारी डोमेन है, हमने उसमें डीएनएस इंस्टॉल कर दी। अब डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है या एडीएस की रिक्वायरमेंट है, डीएनएस होना चाहिए। डीएनएस हमने इंस्टॉल की डोमेन, तो उसके ऊपर आ गई, दोबारा से वो मैसेज जब हमने डीएनएस इंस्टॉल किया तो डीएनएस पर जोन तो आ गया ऑटोमेटिकली एक्टिव डायरेक्टरी से। तो फिर आप कह रहे थे कि इस डीएनएस में कोई जोन नहीं बनाते, ठीक है, और सिर्फ कैशिंग इनेबल कर देते हैं, तो जोन तो ऑटोमेटिक जब हमने डोमेन बना दी जोन तो आ गया, तो जोन को फिर क्या डिलीट करेंगे? मुझे बात नहीं समझ में, आप किस रेफरेंस से किसके रेफरेंस से क्वेश्चन? कैशिंग कैशिंग ओनली सर। हाँ, कैशिंग ओनली ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप कहते हैं कैशिंग ओनली सर्वर पे हो सकता है कोई भी जोन ना हो, बिल्कुल ऐसा हो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जब डोमेन हम इंस्टॉल करते हैं और क्या डोमेन इंस्टॉल करना डीएनएस की वर्किंग के लिए जरूरी है? खत्म होगी बात। डीएनएस एडीएस डीएनएस पे डिपेंडेंट है बट नॉट अदर वे अराउंड। डीएनएस पहले भी था ना, डीएनएस एडीएस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम सर किसी मेंबर सर्वर पे सिर्फ डीएनएस, हाँ, स्टैंड अलोन सर्वर पे एक सर्वर है जो वर्क ग्रुप में, उस पे आप डीएनएस इंस्टॉल करें, इंस्टॉल डीएनएस तो मैंने आपको कल भी आपने सवाल किया तो मैंने आपको बताया था कि डीएनएस तो इतनी पुरानी एप्लीकेशन है, एडीएस तो बनी है सन 2000 में, डीएनएस तो अर्ली 80s से फंक्शनल है, ठीक है। तो एडीएस डीएनएस पे डिपेंडेंट है, डीएनएस एडीएस पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, डीएनएस अगर एडीएस पे डिपेंडेंट है तो मुकम्मल करें बात, डीएनएस एडीएस पे डिपेंडेंट है, वो सर्टेन फीचर्स हैं जिनके लिए डीएनएस एडीएस पे डिपेंडेंट है, और वो सर्टेन फीचर्स क्या हैं? सिक्योर जोन, सिक्योर डायनामिक अपडेट्स हों एडीएस के, यानी एडी इंटीग्रेटेड जोन के रेफरेंस से जितने भी फीचर्स हैं उनके रेफरेंस से डीएनएस डिपेंडेंट जरूर है, ठीक है। इससे आगे अब हमने बात करनी है प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्सेस पे, वो मैं कल करूँगा, और ये मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। प्लान तो था मेरा 8:55 तक का, लेकिन आगे जो बात है वो बड़ी है, वो मैं 7 मिनटों में 8 मिनटों में समेट नहीं सकता।